बचपन से ना हम सब ज्यामिति या ज्योमेट्री के सवालों में पाई का मान 22/7 मान कर चलते हैं। बिल्कुल। वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सबसे आम तरीका है। हाँ, और हमने अनगिनत बार ऐसा किया है। लेकिन क्या हो अगर पता चले कि हम सालों से एक गणितीय झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक तरह के शॉर्टकट का। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि अगर हम गहराई में जाएं तो वास्तविक गणित में पाई दरअसल एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। और 22/7 पूरी तरह से एक परिमेय यानी रैशनल संख्या है। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा में हम इसी तरह के दिलचस्प विरोधाभासों को सुलझाने वाले हैं। हाँ, पाई का ये रहस्य गणित की सबसे खूबसूरत पहेलियों में से एक है। हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स है। और स्रोत सामग्री के तौर पर हमारे पास एक मास्टर क्लास का स्लाइड डेक है। ये मूल रूप से कक्षा 10 और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किया गया है। सही बात है, लेकिन इसके भीतर जो सिद्धांत है ना, वो हर उस इंसान के लिए हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद संख्याओं के पीछे का विज्ञान समझना चाहता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, गणित के उस डर को खत्म करना जो अक्सर इन लंबी लंबी गणनाओं को देखकर पैदा होता है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे कुछ आसान तरीकों से ये जटिल लगने वाले नियम बहुत ही तार्किक और मजेदार बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी पाए वाले विरोधाभास को डिकोड करते हैं। मेरा मतलब है, अगर पाए और 22/7 दो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियों की संख्याएं हैं, तो हम इन्हें एक दूसरे के बराबर कैसे मान लेते हैं? इसे समझने के लिए ना हमें रियल नंबर्स के उस बंटवारे को समझना होगा जो हमारी स्रोत सामग्री के पहले हिस्से में दिया गया है। रैशनल और इरैशनल वाला बंटवारा। एग्जैक्टली। दुनिया की हर संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो रियल नंबर है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में आती हैं रैशनल संख्याएं, मतलब जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, एक पूर्ण भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में, जहां एक अंश होता है और एक हर होता है। बस हर यानी डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए। और 22/7 इसी खांचे में बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल सही। और दूसरे हिस्से में वो संख्याएं आती हैं जो इस फ्रैक्शन वाले सांचे में फिट नहीं बैठती, मतलब अपरिमेय या इरैशनल संख्याएं, जैसे √2 या √5। हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर हम पाई के असली डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो वो कभी खत्म नहीं होता और न ही कभी खुद को दोहराता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। एग्जैक्टली। ये 3.14159 से शुरू होकर अनंत तक बिना किसी पैटर्न के चलता रहता है। इसीलिए पाई अपरिमेय है। अच्छा, और दूसरी तरफ 22/7 का क्या? जब आप 22 को 7 से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद एक निश्चित पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। वो रिपीटिंग है। ओह, तो इसका मतलब है कि 22/7 असल में पाई का असली मान है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ये केवल एक ऐसा नज़दीकी नंबर है जिसे गणितज्ञों ने हमारी रोजमर्रा की गणनाओं को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक जुगाड़ की तरह। हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट जुगाड़। और परीक्षाओं में ये एक ऐसा क्लासिक सवाल है जहां अक्सर छात्रों को फंसाया जाता है कि पाई इरैशनल है पर उसका मान रैशनल कैसे? ये वाकई में गणित में सुविधा और सटीकता के बीच का एक बहुत बारीक संतुलन है। संख्याओं के इस बंटवारे को समझने के बाद स्रोत सामग्री हमें एक बहुत पुराने नियम की तरफ ले जाती है। हाँ, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का, या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सच कहूं तो नोट्स में इसका जो फॉर्मूला दिया गया है, a = bq + r, ये अक्षरों का एक भारी भरकम जाल लगता है जो किसी को भी डरा दे। वो देखने में थोड़ा डरावना लगता है, ये सच है, जहां r 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। लेकिन जब मैंने इस नियम के पीछे के तर्क को देखा तो लगा कि अरे, ये तो असल में हमारे बचपन का लॉन्ग डिवीजन या लंबी भागविधि ही है। हाँ, बस उसमें एक फैंसी सूट पहन लिया है। बिल्कुल। डिविडेंड = डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बस वही तो है। ये एकदम सटीक नजरिया है। यूक्लिड कोई नया जादू नहीं दिखा रहे। जब हम किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो एक भागफल आता है और कुछ शेषफल बच जाता है। ये नियम सिर्फ इतना कहता है कि जो शेषफल या रिमाइंडर बचा है वो कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। पर इस लंबी भाग विधि को इतना महत्व क्यों दिया गया है? मास्टर क्लास के मुताबिक इसका सबसे बड़ा उपयोग दो संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में होता है। अच्छा, वो यूक्लिड एल्गोरिदम वाला तरीका। हाँ,
यहाँ असल में संख्याओं को तब तक छीलने या छोटा करने की प्रक्रिया चलती है जब तक कि कुछ भी शेष न बचे। जैसे स्रोत में 135 और 225 का उदाहरण है। एग्जैक्टली। हम बड़ी संख्या को छोटी से भाग देते हैं, कुछ रिमाइंडर बचता है। अब हम उस रिमाइंडर से अपनी पुरानी भाग देने वाली संख्या को भाग देते हैं। तो मतलब पुराना डिवाइजर अब नया डिविडेंड बन जाता है। बिल्कुल। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक रिमाइंडर शून्य ना हो जाए। ये एक बहुत ही रिदमिक प्रक्रिया लगती है, जैसे हम लकड़ी के किसी टुकड़े को तब तक छीलते हैं जब तक कि वो बिल्कुल चिकना ना हो जाए। बहुत अच्छी एनालॉजी है। जिस आखिरी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर शून्य आ जाता है, वही वो जादुई संख्या या HCF होती है, जो दोनों मूल संख्याओं को पूरी तरह काट सकती है। वैसे नोट्स में एक दिलचस्प बात और है। कोई भी दो लगातार सम संख्याएं जैसे 10 और 12 वो हमेशा 2 से ही कटेंगी, इसलिए उनका HCF हमेशा 2 होगा। सही बात है। यूक्लिड के इस तरीके से हमने संख्याओं को काटना तो देख लिया, लेकिन क्या हो अगर संख्याओं को काटने के बजाय उन्हें उनके सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़ दिया जाए? यहीं से हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ। नाम तो किसी पुरानी हॉलीवुड फिल्म के टाइटल जैसा लगता है, लेकिन इसका मूल विचार बहुत सीधा है कि दुनिया की किसी भी भाज्य या कॉम्पोजिट संख्या को प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और ये बनावट पूरी तरह से यूनिक होती है ना? बिल्कुल यूनिक। अभाज्य या प्राइम संख्याएं वे जिद्दी संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटती, जैसे 2, 3, 5, 7। अगर बड़े नजरिए से देखें तो प्राइम संख्याएं असल में गणित का डीएनए हैं। वाओ, डीएनए! जैसे हर इंसान का डीएनए अलग होता है, वैसे ही हर संख्या का अपना एक अलग प्राइम फिंगरप्रिंट होता है। जैसे अगर 140 को तोड़ें तो ये 2, 2, 5 और 7 से मिलकर बना है। बिल्कुल। कोई और संख्या इन अभाज्य अंकों के इसी सटीक संयोजन से नहीं बन सकती। और ये सिर्फ एक किताबी नियम नहीं है। मैंने पढ़ा है कि इंटरनेट पर हमारी सुरक्षा इसी प्राइम फैक्टराइजेशन पर टिकी है। हाँ, क्रिप्टोग्राफी में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट होता है तो पासवर्ड 2 बहुत बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। और कंप्यूटर के लिए उन नंबरों को जोड़कर एक बड़ी संख्या बनाना आसान है, लेकिन उसे वापस तोड़ना लगभग असंभव। ये सच में कमाल है। और इसी प्राइम डीएनए के आधार पर नोट्स में एक VIP एग्जाम क्वेश्चन दिया गया है। कौन से वाला? वो 6 की घात n वाला। सवाल है कि क्या 6 की घात n यानी 6 to the power n कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है? ओह हाँ, ये बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। इसका जवाब उस नियम में छुपा है जो यह तय करता है कि कोई संख्या शून्य पर कैसे खत्म होती है। मतलब कोई भी संख्या अंत में 0 तभी ला सकती है जब उसके डीएनए में कम से कम एक बार 2 और 5 दोनों मौजूद हों। एग्जैक्टली, क्योंकि 2 और 5 का गुणा ही 10 बनाता है। यही मास्टर ट्रिक है। तो अगर हम 6 को देखें तो ये सिर्फ 2 और 3 से मिलकर बना है। हाँ, इसमें 2 तो है, लेकिन 5 का नामो निशान नहीं है। अब चूंकि 6 के पास 5 है ही नहीं, तो उसकी पावर चाहे कितनी भी बढ़ा दी जाए, वो कभी भी 2 और 5 का वो जादुई जोड़ा नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। इसलिए 6 की घात वाली कोई भी संख्या कभी शून्य पर खत्म नहीं हो सकती। कैसे इतनी बड़ी लगने वाली समस्या का हल इतने छोटे से 2 और 5 के नियम में छिपा है? और इन प्राइम फैक्टर्स का जादू सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ये HCF और LCM निकालने का एक शॉर्टकट भी देता है, जिसे मास्टर क्लास में प्राइम फैक्टर वे कहा गया है। हाँ, यूक्लिड का तरीका अच्छा है, लेकिन जब संख्याओं को अभाज्य हिस्सों में तोड़ लिया जाता है तो ये महज तुलना का खेल बन जाता है। इसके लिए मैं एक एनालॉजी इस्तेमाल करना चाहूंगी। HCF उस दर्जी की तरह है जिसे 2 अलग अलग कपड़ों में से सबसे बड़े और बराबर आकार के रुमाल काटने हैं। अच्छा। वो सिर्फ वही हिस्सा चुनेगा जो दोनों कपड़ों में मौजूद हो। सही है। गणित की भाषा में कहें तो हम सिर्फ कॉमन बेस को चुनते हैं और उसकी सबसे छोटी पावर लेते हैं। और दूसरी तरफ LCM है, ये उस पहली बिंदु को खोजने जैसा है जहां 2 अलग अलग चक्र आकर मिलते हैं। एग्जैक्टली। LCM के लिए सारे अभाज्य अंकों को चुनना होता है, जो कॉमन है वो भी और जो अलग हैं वो भी। और जो साझा अंक है उनकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। बिल्कुल। लेकिन यहां से यह विषय एक खतरनाक मोड़ लेता है। ओह हाँ, वो VIP फॉर्मूला या जिसे गोल्डन रूल कहा गया है। हाँ, कि HCF और LCM का गुणनफल हमेशा उन दोनों मूल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब HCF into LCM equals A into B। ये तो बहुत ही शक्तिशाली समीकरण लगता है।
लगता है, लेकिन रुकिए, नोट्स में इसकी एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी गई है। हाँ, कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही मान्य है। एग्जैक्टली। अगर इसे 3 संख्याओं पर लागू करने की कोशिश की जाए तो ये पूरी तरह फेल हो जाता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जहाँ कई लोग गलती कर बैठते हैं। और एक और बात ध्यान रखने वाली है, सहअभाज्य या को-प्राइम संख्याओं के बारे में। मतलब वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। हाँ, और चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका HCF हमेशा 1 होता है और उनका LCM सीधा उन दोनों का गुणनफल होता है। ये सब नियम काफी सुलझे हुए लगते हैं, लेकिन अब मास्टर क्लास का अगला कॉन्सेप्ट हमें अपरिमेय संख्याओं के रहस्यमय क्षेत्र में ले जाता है, जहां हमें साबित करना होता है कि √2 या √3 अपरिमेय क्यों है। इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है, विरोधाभास विधि या कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, मुझे ये किसी चतुर वकील की जिरह जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब एक अच्छा वकील पहले मान लेता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो सही है, और फिर वो उसी की बातों से तर्कों का ऐसा जाल बुनता है कि अंत में साबित हो जाता है कि सामने वाले की मूल बात ही बेतुकी थी। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। हम साबित करना चाहते हैं कि √2 इर्रेशनल है, तो हम शुरुआत में ये मान लेते हैं कि ये एक रैशनल संख्या है, तो इसे p/q के रूप में एक परफेक्ट फ्रैक्शन की तरह लिखा जा सकता है, जिसे और ज्यादा काटा या छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब अंश और हर को प्राइम है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस समीकरण का वर्ग या स्क्वायर करते हैं तो पता चलता है कि ऊपर वाला हिस्सा असल में एक सम संख्या या इवन नंबर है। और अगर ऊपरी हिस्सा इवन है तो संतुलन बनाए रखने के लिए नीचे वाले हिस्से का भी इवन होना जरूरी हो जाता है। यहीं पर हमारा विरोधाभास सामने आ जाता है। हाँ, क्योंकि अगर दोनों हिस्से इवन हैं तो दोनों 2 से कट सकते हैं। लेकिन हमने तो माना था कि ये एक परफेक्ट फ्रैक्शन है जिसे और काटे ही नहीं जा सकता। तो हमारी शुरुआती मान्यता ने ही एक असंभव स्थिति पैदा कर दी। एग्जैक्टली। और इसलिए साबित हो जाता है कि √2 को कभी फ्रैक्शन के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, वो इर्रेशनल ही है। बिना नंबर्स का इस्तेमाल किए सिर्फ तर्क से कुछ साबित करने का ये क्या बेहतरीन तरीका है। सच में। और इसके बाद मास्टर क्लास का आखिरी हिस्सा हमें दशमलवों के एक मासूम से दिखने वाले खेल की तरफ ले जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन, जहां हम बिना वास्तविक भाग दिए बता सकते हैं कि भिन्न टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, इसके नियम बहुत सीधे लगते हैं। मतलब सिर्फ भिन्न के हर या डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को देखना होता है। बिल्कुल। अगर नीचे के गुणनखंडों में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या दोनों हो, तो वो दशमलव शांत या टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3 या 7, तो अशांत आवर्ती होगा। सही। ये आसान लगता है, लेकिन नोट्स में एक ट्रैप अलर्ट भी है। 6/15 वाला उदाहरण। ओह हाँ, अगर नियम लगाएं तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 और 5। इसमें 3 आ गया तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। रूल भूल गए आप। किसी भी भिन्न को चेक करने से पहले उसे सबसे सरल रूप में लाना जरूरी है। मतलब 6/15 को पहले काटना होगा। हाँ, 3 से काटने पर ये 2/5 बन जाता है। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है। अरे वाह, तो ये असल में एक टर्मिनेटिंग दशमलव है। ये ट्रैप तो सच में बहुत चालाकी से बिछाया गया था। गणित में सतह से नीचे देखना हमेशा जरूरी होता है, और ऐसी ही चालाकी लंबे वर्ड प्रॉब्लम्स में भी होती है। हाँ, चीट शीट वाली बात, जब समझ ना आए कि HCF निकालें या LCM। एग्जैक्टली। जब भी प्रश्न में अधिकतम या ग्रेटेस्ट जैसे शब्द दिखें तो हमेशा HCF निकालना है। और जब न्यूनतम, सबसे छोटा या कोई चीज एक साथ दोबारा कब होगी ऐसा पूछा जाए तो LCM। ये सिर्फ रटने वाले शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम की प्रकृति को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस डीप डाइव को समेटने का वक्त आ गया है। हमने देखा कि रियल नंबर्स सिर्फ कुछ रैंडम नियमों का संग्रह नहीं है। पाई के मान से लेकर यूक्लिड के तरीके, DNA वाले प्राइम नंबर्स और कॉन्ट्राडिक्शन के खेल तक, ये सब तार्किक सोच का बेहतरीन अभ्यास है। और ये नियम ये समझने के लिए हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में कैसे एक अदृश्य क्रम काम कर रहा है। बिल्कुल। जब कारण समझ आ जाता है तो गणित का डर अपने आप खत्म हो जाता है। चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, एक समय था जब पाइथागोरस जैसे गणितज्ञ मानते थे कि ब्रह्मांड की हर चीज को भिन्न में लिखा जा सकता है। उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण इसी पर टिका था। हाँ,
लेकिन जब पहली बार किसी ने साबित किया कि √2 को भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, तो ये वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक भूचाल था। कहते हैं कि इस खोज को दबाने की कोशिश भी हुई थी। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, क्या आज भी हमारे विज्ञान या गणित में ऐसे अकाट्य तथ्य हैं जिन्हें हम परम सत्य मान रहे हैं, लेकिन जो कल पूरी तरह गलत साबित हो सकते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। आज हम जिसे साधारण विषय मानते हैं, कल वह एक क्रांति थी। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। विचार करते रहिए।